जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अनुच्छेद 65 पढ़ रहे थे, जिसमें देखा था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना। क्या करना? कर्तव्यों का पालन करना। और हमने देखा है कि राष्ट्रपति यदि बीमार है, अस्वस्थ है, कार्य करने में असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक राष्ट्रपति पुनः अपने पद को नहीं संभाल लेता। परंतु यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या मृत्यु हो जाती है या उसे महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटा देते हैं, तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। यानी तो अब राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होगा? तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और उपराष्ट्रपति को वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। राष्ट्रपति को दी जाती है वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे शपथ लेनी होगी और वो 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि 6 माह में राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होगा। परंतु हमने देखा कि यदि राष्ट्रपति का भी पद खाली है और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो फिर राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश पद धारण करेगा। अब कुछ लड़के फिर कहेंगे कि सर उसका भी पद खाली हो, तो भैया फिर समस्या आती है तो वो अपने साथ समाधान लेके आती है, फिर उसमें कोई न कोई प्रावधान करेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि भैया जब एक साथ सब पद खाली हो जाएंगे, इसका मतलब या तो भूकंप आया होगा या कोई ऐसी प्रलय आई होगी, तो जब सभी मर जाएंगे सभी पद, तो फिर शासन किसके ऊपर होगा, कौन करेगा? तो ऐसे सवाल का कोई अर्थ नहीं होता। और फिर समस्या आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? समाधान लेके आती है। तो देखो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में प्रावधान 1969 में प्रावधान किया गया कि 1969 में प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, दोनों के पद रिक्त हों या खाली या रिक्त हों तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश
का पदवी खाली हो, पदवी खाली हो, खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखो, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश का भी बदकिस्मती से खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसा ना तो हमारे संविधान में प्रावधान था ना अब है। ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 बनाया गया था, उसमें प्रावधान किया गया। ऐसा करने की आवश्यकता क्या पड़ी, वो कहानी को इसको देखते हैं एक बार, वहां से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। देखो, 1969 की बात है। 1969 में हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन साहब, और उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। और बीबी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देखो साहब, बात है 1969 की। कब की बात है? 1969 की। 1969 में हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन। बात करें तो हमारे उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति और वो थे साहब बीबी गिरी साहब, बीबी गिरी। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो थे डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे? यानी 1969 में हमारे भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सवाल पहला तो यही बन गया, कौन थे? जाकिर हुसैन। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब जाकिर हुसैन साहब की अचानक से हो गई मृत्यु। क्या हो गई साहब? इनकी हो गई मृत्यु। इनकी हो गई मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। अब इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए
तो साहब उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। तो पहले पद पर रहते हुए राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई वो भी कौन थे? जाकिर हुसैन साहब। तो दो सवाल तो यही हो गए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? जाकिर हुसैन। पद पर रहते हुए पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई जाकिर हुसैन। अब बीबी गिरी साहब क्या बन गए साहब? ये बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। कौन? बीबी गिरी बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? बीबी गिरी। तीसरा सवाल ये हुआ कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? बीबी गिरी। या पहले उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? बीबी गिरी। तीसरा। अब अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो क्या करेगा? कार्यवाहक रूप राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। परंतु अब बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब 69 में जब पुनः राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हुए तो इन बीबी गिरी साहब ने दिया त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र दिया। अब ये त्यागपत्र दे रहे हैं तो ये त्यागपत्र किसे देंगे? पहले ये सवाल उठता है कि बीबी गिरी त्यागपत्र किसे देंगे? तो इस सवाल से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि बीबी गिरी किस पद से त्यागपत्र देंगे। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि बीबी गिरी क्या देना चाह रहे हैं? त्यागपत्र। तो बीबी गिरी किस पद से त्यागपत्र देंगे? तो देखो साहब, बीबी गिरी अभी कौन है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों बने? क्योंकि ये कौन है? उपराष्ट्रपति। तो बीबी गिरी को एक बात बताओ मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था या उपराष्ट्रपति के रूप में? अरे भैया, इसको जो पद मिला था वो तो उपराष्ट्रपति का था, परंतु उपराष्ट्रपति को ये शक्ति है। तो यानी इनका जो इलेक्शन हुआ वो थे तो कौन? थे का है उपराष्ट्रपति। तो ये त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति के पद से। किससे देंगे? उपराष्ट्रपति के पद से देंगे। अब पद से त्यागपत्र किसके दे देंगे? उपराष्ट्रपति के। और उपराष्ट्रपति बना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो बीबी गिरी त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति के पद से और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। और बीबी गिरी अभी कहां बैठे हैं? राष्ट्रपति की ऑफिस में बैठे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनके। जबकि रियल में कौन है? उपराष्ट्रपति। तो बीबी गिरी साहब इन राष्ट्रपति महोदय की ऑफिस से वापस आए अपनी ऑफिस में और लेटर पैड उठाया और इन्होंने राष्ट्रपति के नाम से त्यागपत्र लिखा। भाई, उपराष्ट्रपति किसके लिए त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति के लिए। और इन्होंने त्यागपत्र उठा के राष्ट्रपति की ऑफिस में रखा है, क्योंकि खुद ही कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब समस्या खड़ी हुई कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। अब कहेंगे सर स्वीकार कौन करेगा? अभी स्वीकार नहीं हुआ, अब ये पद खाली हो रहे हैं। अब देखो, राष्ट्रपति का पद हमारे देश में सर्वोच्च पद है, इसीलिए तो भारत गणतंत्र है। अब राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। तो अब हमने कहा समस्या आई, तो फिर संसद को तुरंत बुलाया और यह प्रावधान किया गया राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा साहब? कार्य करेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? कार्य किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति वो कौन है? डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो यहां से क्या क्या सवाल बनते हैं कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन साहब। पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु। पहले उपराष्ट्रपति
जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, आंसर क्या आएगा? बीबी गिरी, बीबी गिरी। और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि द्वितीय मतगणना के आधार पर चुना गया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो क्या होगा? मोहम्मद इदातुल्ला, मोहम्मद इदातुल्ला। इस तरीके से ये समस्या आई और इस समस्या के समाधान के लिए 1969 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यदि उसका भी पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये हमारा अनुच्छेद हुआ 65। जो अनुच्छेद हम पढ़ रहे थे 56, उसके साथ साथ हमने 61 पढ़ा, क्योंकि उससे रिलेटेड कौन सा था? 61 था। उससे रिलेटेड हमने 65 पढ़ा। तो अब जो हमारा क्रम चल रहा था वो अनुच्छेद था 55 का, और 55 के बाद अनुच्छेद आता है 57। कौन सा आता है? 57। तो अब हेडिंग डालो अनुच्छेद 57। यहां से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो साहब, अनुच्छेद 57, इसमें अनुच्छेद 57 में कि राष्ट्रपति जो रह चुका है या वर्तमान में है वो पुनः निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। यानी इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। देखो साहब, हम बात करें जो राष्ट्रपति रह चुका है या वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, वह पुनः निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। देखो, हमारे संविधान में प्रावधान कर रखा है कि भैया जो राष्ट्रपति पहले रह चुका है, कहीं भी पहले, या वर्तमान में जो राष्ट्रपति का पद धारण कर रहा है, वो चाहे तो इलेक्शन के द्वारा पुनः निर्वाचित हो सकता है। देखो, अमेरिका में पहले ये प्रावधान था कि व्यक्ति पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है, परंतु जो बराक ओबामा थे वहां पर यह प्रावधान किया कि 2 बार हो सकता है। परंतु अपने संविधान में कोई लिमिट नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है और वो राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है। देखो तो यहां से सवाल कैसे बनेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य क्या गलत है, कि राष्ट्रपति, देखो सवाल कैसे बनेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में क्या सही है क्या गलत है, कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता, निर्वाचित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नंबर 2 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। नंबर 3
कितनी भी बार हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है। नंबर 4, संविधान मौन है, संविधान मौन है, संविधान क्या है, मौन है। नंबर 5, कितनी भी बार, कितनी भी बार हो सकता है, हो सकता है, इसका उल्लेख संविधान में है, इसका उल्लेख, इसका प्रावधान संविधान में है, संविधान में है। अब देखो साहब, इसमें आंसर कौन सा होगा, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता। अब जिनको पता है कि पुनर्निर्वाचित हो सकता है वो तो कहेंगे ये गलत है। 2 बार हो सकता है तो ये भी गलत है। कितनी भी बार हो सकता है, या संविधान मौन है। अब कितनी बार हो सकता है और यहां पर क्या लिख रहा है, संविधान मौन है, संविधान मौन है। तो वो यहां पर टिक लगाएंगे। परंतु कितनी बार हो सकता है इसका संविधान में उल्लेख है। अरे इसके लिए अनुच्छेद है पूरा 57, तो संविधान मौन नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख है। तो आंसर बेस्ट कौन सा माना जाएगा, कितनी भी बार हो सकता है, इसका संविधान में उल्लेख है, संविधान मौन नहीं है, संविधान इसका प्रावधान करता है, संविधान इसका उल्लेख करता है। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर। और इसका संविधान में क्या कर रखा है, प्रावधान। यही तो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 57 में, यही तो है। तो इस तरीके से देखो, अब तक राजेंद्र प्रसाद केवल 3 बार राष्ट्रपति बने हैं, 2 बार संविधान के लागू होने के बाद और 1 बार संविधान से पहले। अब कई लोग कहते हैं कि पहले वो मनोनीत हुए थे। अरे भैया, मनोनीत नहीं हुए थे। मैंने जब संविधान सभा पढ़ाई थी उस समय बताया था पूरी प्रक्रिया कि 24 जनवरी 1950 को उन्हें निर्वाचित किया गया था, मनोनीत नहीं किया गया था। संविधान सभा ने, अध्यक्ष ने फॉर्म भरवाए थे, खुद ही अध्यक्ष थे, परंतु उनके सम्मान में किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो निर्विरोध वो निर्वाचित हुए थे। तो अब तक 3 बार, कितनी बार, 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा कोई नहीं रहा, राजेंद्र प्रसाद। देखो, पहले तो वो संविधान से पहले 1950 से 52 तक रहे, जब तक फिर संविधान हमारा लागू हो गया 50 में, और इसके बाद संसद के चुनाव हो गए 52 में, तो फिर पुनः चुनाव किया गया। तो 1 बार तो ये रहे और 2 बार, दूसरी बार कब रहे, दूसरी बार 52 से 57 तक, और तीसरी बार 57 से 62 तक। तो इस तरीके से 3 बार हमारे राजेंद्र प्रसाद क्या रहे हैं, राष्ट्रपति। ये संविधान से पहले, ये संविधान से पहले की बात है। तो अगर आंसर 2 ही देना है, परंतु कुल अगर पूछे तो कितने हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। जबकि संविधान लागू होने के बाद या संविधान के अनुसार तो कितनी बार हुए, 2 बार और 1 पहले। तो एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या रहे हैं साहब, राष्ट्रपति रहे हैं 2 या 3 बार। क्लियर। इस तरीके से हमारा अनुच्छेद 57 होता है कंप्लीट। 57 के बाद कौन सा आता है बताओ, 58। कौन सा आता है, 58। तो अब देखेंगे साहब अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन है। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो इसमें है राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता,
क्वालिफिकेशन, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वो इन योग्यताओं को पूरी करेगा, वो ही राष्ट्रपति का क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता है। अब देखो साहब, नंबर 1 योग्यता जो सबके लिए है वो है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। देखो जैसे अमेरिका में कहा गया है कि मूल रूप से नागरिक हो अमेरिका का, परंतु हमारे भारत में ऐसा नहीं है, या कई बुकों में लिखा रहता है मूल रूप से भारत का नागरिक हो। अपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी देश का कोई व्यक्ति हो और वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो पाकिस्तान का ही क्यों नहीं हो। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मूल रूप से हो या ये हो वो हो, ना, केवल क्या है, भारत का नागरिक हो। यानी किसी भी देश का व्यक्ति जो वर्तमान में है वो भारत में आकर के जो नागरिकता प्राप्त करते हैं उस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्या लड़ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नंबर 2, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु उसकी, जो चुनाव लड़ रहा है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष हो, यानी उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, जब ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अधिकतम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 70, 80, 65, 62। तो अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। अगर व्यक्ति मरने जा रहा है और सांस ले रहा है वो भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो 1000 वर्ष का हो चाहे 500 वर्ष का हो। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम का प्रावधान है। कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसकी आयु 35 हो। अधिकतम कितनी भी हो सकती है, 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 100 हो सकती है, 500 हो सकती है। ये हुआ। तीसरी योग्यता है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखो साहब, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, ना ही लोकसभा का सदस्य होता, परंतु इसमें प्रावधान कर दिया है कि लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। क्या रखता हो, यानी उसे लोकसभा सदस्य की जो योग्यता है संसद ने बनाई है या जो संविधान में योग्यता है वो योग्यता पूरी करता हो। तीसरी योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी लोकसभा सदस्य क्या, संसद नहीं। अब देखो वहां कंफ्यूज करेगा योग्यताओं में, वहां संसद सदस्य रखेगा। अरे संसद में तो राज्यसभा भी होती है, तो क्या लिख रहा है, लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता। परंतु वो लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं है। आगे लिखेंगे अभी। यदि सदस्य है तो उसे पद ग्रहण, निर्वाचित होने के बाद या पद ग्रहण करने से पहले वो क्या मानी जाएंगी, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये तीसरी योग्यता। चौथी योग्यता है वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
नहीं करता हो, करेगा नहीं, करता हो, यानी वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो लाभ के पद को, प्रॉफिट ऑफ पोस्ट जो है उसको परिभाषित नहीं किया गया है, पर लाभ का पद का जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, इसका अर्थ ये है मेरे दोस्तों कि वो कोई सरकारी कंपनी है उसके पद पर नहीं होना चाहिए, या अर्ध सरकारी जिसमें सरकार का 51% पैसा लगा हुआ है और उस पद पर है, या उसमें उसका शेयर लगा हुआ है और उससे कोई वेतन भत्ते प्राप्त करता है, इस तरीके से लाभ का पद माना जाता है। अब देखो, संसद ने प्रावधान कर रखा है कि लाभ के पद में से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के, केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्रियों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है, यानी ये पद पर है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री को लाभ के पद से बाहर रखा गया है, देखो साहब, यानी चौथी इसकी योग्यता है वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किस पर नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर। परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री और जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनको लाभ के पद से क्या कर रखा है? बाहर, यानी इनको लाभ के पद में नहीं माना जाता, नहीं काउंट किया जाता। यानी यार इन पर होते हुए भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे अभी हमारे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, तो वो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति, अगर जैसे बीबी गिरी ने त्यागपत्र दिया था तो बीबी गिरी ने तो ऐसे ही दे दिया था, बाकी उन्हें त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कौन थे? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को लाभ के पद से क्या रखा है? बाहर रखा है। जैसे राज्यपाल, अभी हम बात करें जैसे हमारे रामनाथ कोविंद है, तो वो बिहार के राज्यपाल थे, तो राष्ट्रपति का क्या लड़ लिया? चुनाव। तो पद पर रहते हुए भी राज्यपाल है तो वो चुनाव लड़ सकता है। संघ का कोई मंत्री है, जैसे प्रणब दादा थे, जब 2012 में चुनाव लड़े थे तो उस समय वो वित्त मंत्री थे, तो उन्हें भी त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको लाभ के पद से बाहर रखा गया। अगर कोई राज्य सरकार में मंत्री है, यूपी, एमपी, राजस्थान में, इनमें, तो उनको भी त्यागपत्र देने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। इस तरीके से इनको लाभ के पद से क्या रखा गया है? बाहर। अब ये तो संविधान में योग्यता दे रखी है, भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और इनको लाभ के पद से बाहर रखा गया है। परंतु संविधान में दो शर्त, और संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति के लिए जो नियम बना रखे हैं 52, 87 वगैरह, इनमें प्रावधान कर रखा है कि यदि राष्ट्रपति का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, क्या लड़ता है? चुनाव, तो इसके लिए कुछ शर्त हैं, उन शर्तों को देखते हैं साहब। शर्त, अब शर्त क्या है? इसमें योग्यताओं से संबंधित है, तो शर्त में है
शर्त। देखो साहब, शर्त, पहली शर्त तो ये है इसकी, देखो कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है? चुनाव। तो चुनाव लड़ने से पहले उसे जो फॉर्म भरता है तो उसमें उस चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 50 सदस्य उसका क्या करेंगे? प्रस्ताव रखेंगे। 50 सदस्य, 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव किया हो, क्या किया हो? प्रस्ताव किया हो। दूसरा, 50 सदस्य, उसका 50 सदस्य उसका क्या करें? अनुमोदन। क्या करें? अनुमोदन करें। और ये दोनों कहां से होंगे? ये होंगे उसके निर्वाचक मंडल से। कहां से होंगे साहब? ये जो 100 सदस्य होंगे वो होंगे निर्वाचक मंडल। जो हमने 54 में निर्वाचक मंडल पढ़ा था ना, अनुच्छेद 54 में, तो ये 100 सदस्य कहां से होंगे? यानी अगर राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए शर्त जोड़ दी, क्या? कि उसे कम से कम 50 सदस्य हैं, वो ये प्रस्ताव लेके आएंगे साइन करके उस निर्वाचक मंडल के जो 4896 सदस्य थे, चाहे वो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित हो सकते हैं, चाहे दिल्ली पांडिचेरी के हो सकते हैं, चाहे संसद के हो सकते हैं, चाहे सभी राज्यों के वो निर्वाचित जो निर्वाचक मंडल में थे उनमें से 50 सदस्य ये प्रस्ताव लाएंगे कि हमारी तरफ से ये राष्ट्रपति है। हमारी तरफ से कौन है? ये अनुमोदन करेंगे राष्ट्रपति का। और बाद में 50 सदस्य उसका क्या करेंगे? अनुमोदन, समर्थन। ये 50 तो प्रस्ताव लेके आए, अब इन 50 के अलावा 50 उस प्रस्ताव का क्या करें? अनुमोदन करें, समर्थन करें कि हमारी तरफ से राष्ट्रपति ये है, हम इनका अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं, ये है। और ये कहां से होने चाहिए? निर्वाचक मंडल से होने चाहिए। कहां से होने चाहिए? निर्वाचक मंडल से। दूसरी बात देखो, 1997 से पहले ये 20-20 था। कितना था? 20-20 था। अब क्या था? पहले तो इनका 10-10 था, फिर 20-20। तो ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअली क्या होता था कि राष्ट्रपति का चुनाव 20-20 व्यक्ति, 17-17 व्यक्ति चुनाव लड़ने लगे। अब ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ने लगे जिनका कोई संभावना नहीं है जीतने की, अननेसेसरी। क्यों लड़ते? क्योंकि साहब राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पद है। अब देखो पद है तो उनका पेपरों में नाम आएगा, फोटो आएगा, पूरे भारत में वो अपनी पहचान, जान पहचान, मतलब ऐसे ही अननेसेसरी फॉर्म भर देते। तो इसको रोकने के लिए इसको, और देखो अगर चुनाव लड़ेगा तो सरकार को उस पर क्या करना पड़ेगा? खर्चा भी करना पड़ेगा। खर्चा कैसे? अरे भैया सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर वो मर गया, किसी ने मार दिया, तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा ना राष्ट्रपति का। इसलिए इसको कर दिया कि अब देखो, अब वही लोग लड़ेंगे जिनके पास 100 सदस्य हों, और वो भी कौन? सांसद और विधायक। और हर किसी की औकात नहीं है कि भैया 100 सदस्य, अपने तो 2 ही नहीं करते तो 100 कहां से करेंगे? तो जो फालतू के लोग हैं, जिनका राजनीति कोई मतलब नहीं है, जिनकी जीतने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे लोगों को रोकने के लिए यह प्रावधान, शर्त जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास कितने सदस्य हों? 100। 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदन के रूप में। और ये अलग अलग होंगे दोनों। ऐसा नहीं है कि इन 50 नहीं प्रस्ताव रखा, 50 ने उसका अनुमोदन कर दिया। क्लियर? और ये कहां से होंगे? उसके निर्वाचक मंडल से होंगे। अब इसमें अगली क्या कर दिया? इसमें जो जमानत राशि रख दी। क्या रख दी? जमानत राशि। जमानत राशि, जमानत राशि थी वो पहले थी 2500 रुपए, अब वो उसको कर दिया 15,000। कितनी? 15,000 जमानत राशि। इसे कहां जमा करानी पड़ेगी? आरबीआई में। 15,000 रुपए आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। किसके रूप में? आरबीआई के रूप में। यदि
जो चुनाव लड़ रहा है वो 1/6 मत प्राप्त नहीं करता, यानी कुल वोटों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जो 15,000 रुपये जमानत राशि थी वो जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। यानी जो 15,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में उसने जमा किए, यदि वो 1/6 मत प्राप्त कर लेता है टोटल वोटों का 1/6, तो उसकी जमानत राशि है वो क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। परंतु यदि वो 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। इस तरीके से ये राष्ट्रपति पद की क्या है संविधान में? योग्यताएं। योग्यता तो यही है, ये तो शर्त है अलग से जोड़ रखी है, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। इस क्लियर? इस तरीके से राष्ट्रपति पद की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की, इसको ध्यान रखना है, लोकसभा सदस्य, यहां संसद रख देता है या यह रख देता है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यहाँ ये योग्यताओं में जब एग्जाम में सवाल पूछता है तो हमें माइंड में इतना तो सोचते नहीं और इतना पढ़ा भी नहीं, तो वहाँ या तो वो संसद रखेगा, संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संसद नहीं लोकसभा, या वो कहता है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं सदस्य नहीं होना चाहिए। अभी आगे देखेंगे 59 में कि लोकसभा राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे क्या दे देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। इस तरीके से ये हुई राष्ट्रपति की योग्यता। अब देखते हैं अनुच्छेद 59। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 59। में शर्तें हैं। शर्तें क्या है साहब? शर्त यह है कि उसे कितना वेतन मिलेगा, क्या पेंशन मिलेगी, क्या गाड़ी मिलेगी, क्या बंगला मिलेगी, पानी बिजली सब फ्री मिलेगा, पेंशन वेतन की उसे आदि क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी, गाड़ी फ्री में मिलेगी, बंगला मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, फोन फ्री में मिलेगा। अरे पहले फोन का बड़ा महत्व था, फोन फ्री में मिलता था तो रिश्तेदार जाते थे मिलने और फिर फोन करते थे। अब तो जियो और ये सारी चीज़ें आ गई, पहले फ़ोन होते नहीं थे, तो संविधान में उल्लेख कर दिया है। आज फ़ोन का कोई महत्व नहीं है, परंतु पहले फ़ोन का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो फ़ोन के बहाने उनसे मिलने चले जाते थे और बैठे बैठे क्या करते थे? फ़ोन, क्योंकि राष्ट्रपति को फ्री में फ़ोन मिला हुआ था कॉल करने के लिए। देखो अनुच्छेद 59, इसमें शर्तें वगैरह हैं। शर्त वेतन भत्ते जो भी हैं, पेंशन। तो देखो राष्ट्रपति को वर्तमान में जो वेतन है वो 5 लाख है। कितना है वेतन? अभी 2019 में बढ़ा करके कितना कर दिया है? 1.5 लाख से 5 लाख। 5 लाख है। ये कहां से मिलेगा? भारत की संचित निधि से, राज्य की से नहीं, ये भारत की संचित निधि से। संचित निधि पर भारत है, संचित निधि पर भारत यानी चार्ट पर भारत। इसका मतलब है संचित निधि भारत यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संसद में बहस हो सकती है, परंतु उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। भारत का मतलब ये होता है। उसे पेंशन, तो पेंशन वेतन की कितनी मिलेगी? 50%, और ये भी किस पे होगी? संचित निधि पर। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि सवाल आता है कि राष्ट्रपति के वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के वेतन को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बढ़ा तो सकते हैं, बढ़ा तो यानी पद के दौरान मान के चलो कोई राष्ट्रपति ये चुन के आ गया आज, तो आज इसको जो वेतन है मान के चलो 5 लाख,
तो कल इसे 6 लाख कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं, परंतु 4 लाख नहीं कर सकते। नकारात्मक परिवर्तन का मतलब है उसे कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, उन सुविधाओं में कमी नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल ये इंपॉर्टेंट बात है, कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। बढ़ा तो सकते हैं, नहीं कर सकते। सकारात्मक तो कर सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन तो कर सकते हैं, परंतु नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। नकारात्मक परिवर्तन तो कर सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। वेतन की आदि उसे क्या मिलेगी, पेंशन, उसे गाड़ी मिलेगी, निःशुल्क आवास मिलेगा, फोन मिलेगा, बिजली निःशुल्क, गाड़ी बंगला, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। और मरने के बाद उसकी आधी पेंशन मिलेगी, और नहीं सॉरी जिंदे को ही मिलेगी आधी तो, परंतु मर जाए तो उसकी पत्नी है, बेटे या परिवार को पेंशन की फिर आधी पेंशन उनको मिलेगी, और जीवन भर यात्रा वगैरह जिंदा रहेगा, वो सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। ये है इसमें वेतन भत्ते शर्तें। और इसमें एक शर्त ये है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होगा, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल संसद का सदस्य नहीं होगा, यदि है तो उसे क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 इसमें है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ तो हमने जब तीसरी अनुसूची पढ़ी थी उसमें सभी की शपथ थी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं थी। तो देखो राष्ट्रपति की ओथ या शपथ, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाएगा। यदि ये अनुपस्थित है, नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज होगा वो दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा, ये दिलाएगा। राष्ट्रपति संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण ये शब्द हैं, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान का पालन करूंगा और लोगों का कल्याण करूंगा, और विधि, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। परिरक्षण मतलब चारों ओर से संविधान की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। संरक्षण मतलब उसके अंतर्गत रहूंगा, और प्रतिरक्षण यानी जो विरोधाभास हैं उनसे क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, और लोगों का क्या करूंगा, कल्याण करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करूंगा, कल्याण करूंगा। ये राष्ट्रपति की क्या है, शपथ है। तो शपथ कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60 में,
शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। बस इतना याद कर लेना, ये है काफ़ी। और अब क्लास का हो गया टाइम। और हमारा संविधान में जो राष्ट्रपति का प्रावधान है अनुच्छेदों, 61 महाभियोग हम पढ़ चुके हैं, 61 पढ़ चुके हैं, 65 हमने पढ़ लिया। अब राष्ट्रपति की क्या बची? शक्तियां बची। क्या बची? ये मतलब ना 61 नहीं पढ़ा, 61 हम पढ़ चुके हैं बीच में। और अब बची राष्ट्रपति की शक्तियां, जो करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास का टाइम हो गया पूरा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।